नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम मिनरल और पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किरी जो कि सुकांत के नेटिव प्लेस जो कि धनबाद के करीब था, उस वहाँ पे विजिट करने जाती है। किरी काफ़ी सरप्राइज होती है जब वह देखती है एक बहुत बड़ा एरिया क्या था, पूरा ब्लैक था और वहाँ पे बहुत सारा धूल था। तो वह सुकांत से पूछती है कि यह जो प्लेस है, यह जो जगह इतना ज़्यादा ब्लैक और डस्टी क्यों है? तो सुकांत उसको रिप्लाई करता है क्योंकि यहाँ पे नियर बाय कोल माइंस है यार, पास में यहाँ पे कोल माइंस है। तो आगे सुकांत पूछता है कि क्या तुम ट्रक देख रही हो? जो ट्रक हैं वे कोल वे मिनरल कोल कैरी कर रही हैं। कोल को तो जानती थी बट जो किरी थी वह मिनरल नहीं जानती थी। वह पूछती है वाटर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? तो सुकांत सोचता है कि उसको कैसे बताऊं। तो सुकांत उसको रिप्लाई करता है कि किरी, क्या तुमने कभी किसी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है? किसको? बेकर को। पूछती है क्या तुमने बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है? बेकर क्या करता है? आगे सुकांत बोलता है कि बेकर क्या करता है कि फ्लोर यानी कि आटा, मिल्क और शुगर को एक साथ मिक्सअप करता है, एक साथ एक मिश्रण बनाता है। किसका? मिल्क, आटा और शुगर का। और समटाइम्स उसमें वह क्या करता है, एग डालता है बिस्किट बनाने के लिए। ये सुकांत बताता है कि इसको किरी को, कि जो बेकर होता है वह आटे को, मिल्क को, शुगर को और एग्स को एक साथ मिक्सअप करता है बिस्किट बनाने के लिए। और आगे पूछता है कि क्या तुम जब बिस्किट खाती हो, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स? आटा, मिल्क, शुगर और एग, इनको तुम सेपरेटली देख सकती हो? तो सीधी सी बात, हम नहीं देख सकते। तो कीरी जो है रिप्लाई करती है नहीं। तो उसके बाद सुकांत बोलता है कि जिस प्रकार से बिस्किट में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं और उसको तुम नहीं देख सकते, उसी प्रकार से जो अर्थ पे जो रॉक है, यानी जो हमारा अर्थ है उस पे जो रॉक है, उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। यानी जो रॉक है वह भी बहुत सारे मटेरियल्स का बना हुआ है जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। आगे बोलता है सुकान कि ये मिनरल्स हैं, ये भी अर्थ के रॉकी क्रस्ट के थ्रू आउट पूरे स्कैटर्ड हैं। ठीक है। अब बात आती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वह नेचुरली पाया जाता है, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता या ह्यूमन उसको नहीं बनाता। अब हमको समझ में आ गया कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस का क्या मतलब है। अब बात आती है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो दोस्तों, अब डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? अब सबसे पहले डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन को समझने से पहले हम समझेंगे केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है या कोई एक केमिकल सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे एटम्स के बने होते हैं। तो वे एटम्स किस अरेंजमेंट में है, यानी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं, वे मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वे किस अरेंजमेंट में है, किस टाइप के हैं और किस रेशियो में है, यह इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। फिर से एक बार इसको समझना कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो गया, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं वे किस अरेंजमेंट में, यानी जो एटम्स होते हैं वे किस अरेंजमेंट में और किस टाइप के और किस रेशियो में है, उसको हम केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन हमको समझ में आ गया। अब समझते हैं दोस्तों कि एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। यानी जो कोई भी एक डेफिनेट कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब जो उसके एटम्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा, एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा और जो उनका रेशियो होगा वो ऑल द टाइम सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं वाटर को। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पे H2O में जो रेशियो हो, एटम का जो रेशियो हो कितना है? 2:1। कितना? 2:1। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब किस अरेंजमेंट में होते हैं? ये होते हैं, ये वो हो गया है, ये ऑक्सीजन का एटम, ये हो गए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, आज समझ में। यानी कि अब देखो, अब इसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब है कि पानी को चाहे आप 10 लीटर ले लो, चाहे आप 10 लीटर ले लो, चाहे आप 2 लीटर ले लो या चाहे आप 2 बूंद ले लो, जो इसका केमिकल कंपोजिशन होगा इसके एटम्स का वो होगा H2O। ठीक है,
इसको फिर से एक बार समझना, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन को, यानी कि अब जैसे पानी हो गया, आपने एक जगह 10 लीटर पानी लिया, एक जगह 2 लीटर पानी लिया और एक जगह 2 ड्रॉप पानी लिया, ठीक। तो पहले 10 लीटर में जब जाओगे, यहाँ पे भी इनका केमिकल कंपोजिशन H2O होगा, 2 लीटर में भी केमिकल कंपोजिशन H2O होगा, और 2 ड्रॉप में भी जो केमिकल कंपोजिशन होगा H2O होगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दोस्तों, वह 2:1 होगा। और जो इनका अरेंजमेंट होगा वो तो हमने देख ही लिया कैसे अरेंजमेंट इनका होगा। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स ऑलवेज रहेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया क्लियरली कि मिनरल क्या होता है। मिनरल एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मिनरल हमारे लिए इतना ही काफी है। क्लास 11 की जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे मिनरल के बारे में, ठीक है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स है वो हर जगह इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ऑल ओवर द अर्थ, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम या इवनली द सेंस कि एक इक्वल क्वांटिटी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे है, ऐसे ऐसे ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वे कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन में कंसंट्रेटेड है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट, कुछ दोस्तों कुछ एरिया जो कुछ मिनरल्स होते हैं वे ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जो कि इजिली एक्सेसिबल नहीं है। इजिली एक्सेसिबल नहीं है यानी कि वहाँ पे आसानी से जाया नहीं जा सकता, जैसे कि आर्कटिक ओशियन बेड जो हो गया, और दूसरा अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है वहाँ पे। मिनरल्स जो है कि डिफरेंट टाइप्स के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं अंडर वेरिंग कंडीशन। वे जो है दोस्तों नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अभी हमने देख लिया ना यहाँ पे कि मिनरल्स क्या नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, यानी ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। तो दोस्तों ये जो मिनरल्स होते हैं इनको हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हमने पूरा डिटेल में देख लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने होते हैं। वैसे देखें तो 3000 से भी ज़्यादा डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, बट अगर हम कंपोजिशन के बेसिस पे देखें तो मिनरल्स जो है कि 2 टाइप के होते हैं, एक मेटालिक मिनरल, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है। एक मेटालिक मिनरल हो गया, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल। अभी आगे देखेंगे मेटालिक मिनरल भी 2 टाइप के होते हैं, एक फेरस, दूसरा नॉन फेरस। तो दोस्तों अब सबसे पहले देखते हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो ऐसे मिनरल्स जो मेटल कंटेन करते हैं रॉ फॉर्म में उनको मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। लस्टर और शाइन का मतलब चमकदार, ठीक है। यानी मेटल्स ऐसे हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी हिंदी में बोले तो संचालन, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करते हैं, और इनमें शाइन यानी कि चमकदार होते हैं या चमक की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आयरन और, अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आयरन और, बॉक्साइट, मैग्नीज और, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेटालिक मेटल्स के, ठीक है। यानी कि मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट और मैग्नीज ओर। और मेटालिक मिनरल जो है कि 2 टाइप का हो सकता है, फेरस भी और नॉन फेरस भी। यानी मेटालिक मिनरल 2 टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मींस आयरन। फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन और, मैग्नीज और क्रोमाइट्स, ये आयरन कंटेंट करते हैं, यानी जो फेरस मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन होता है, लोहा होता है। और वे जो नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं वे आयरन कंटेंट नहीं करते, उनमें लोहा नहीं पाया जाता, बट वे डिफरेंट कुछ अदर मेटल कंटेंट करते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ठीक है। क्लियरली समझ लो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल पाया जाता है। मेटल ऐसे हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसमें जो चमकदार होते हैं। अब मेटालिक मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेरस, दूसरे होते हैं नॉन फेरस। फेरस मींस आयरन, यानी ऐसे मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन होता है उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। फेरस मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, जिसमें आयरन नहीं होता उसको हम नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन होते हैं, जिसमें मेटल्स नहीं पाया जाता। सीधी सी बात है, जिनमें मेटल्स नहीं पाया जाता, हिंदी में मेटल्स को धातु बोलते हैं, ठीक है, धातु। नॉन मेटालिक यानी अधातु, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम एग्जाम्पल है किसके, नॉन मेटालिक मिनरल्स के। अब जैसे कि मिनरल्स फ्यूल्स हो गए, कोल और पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, इसमें भी
आयरन इसमें भी मेटल नहीं पाया जाता। ठीक है, अब बात आती है, हमने मिनरल्स देख लिए, कितने टाइप मिनरल्स क्या होते हैं देख लिए, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं क्या कितने टाइप के होते हैं हमने देख लिया, और एग्जाम्पल भी देख लिए। अब बात आती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किस प्रकार से किया जाता है, यानी इनको निकाला कैसे जाता है। इनको माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग के थ्रू निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल देख लो, माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, ड्रिलिंग के थ्रू और क्वेरिंग के थ्रू। माइनिंग दो टाइप की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। अभी ये हम आगे देखेंगे ओपन कास्ट क्या होता है, शाफ्ट माइनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बेरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, इसके अंदर या इसके नीचे जो रॉक्स दबे हुए हैं, बेरिड यानी कि जो दबे हुए हैं, जो दबे हुए रॉक्स हैं, उन रॉक से मिनरल को टेक आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी जो अर्थ का सरफेस है, उसके अर्थ के सरफेस के अंदर दबे हुए रॉक से मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइनिंग बोला जाता है। अब मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, यानी कुछ मिनरल तो शैलो डेप्थ यानी ये अर्थ का क्रस्ट है, कुछ तो शैलो डेप्थ पे रहते हैं, इतने पे मिल जाते हैं, कुछ तो बहुत गहराई तक रहते हैं। अब वे मिनरल जो कि शैलो डेप्थ पे लाई करते हैं, उनको किसके थ्रू कैसे निकाला जाता है, उनको बस जो सरफेस लेयर है अर्थ का दोस्तों, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उनको निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। समझ में आ गया ये ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, यानी ऐसे मिनरल जो कि शैलो डेप्थ पे लाई करते हैं, अर्थ की शैलो डेप्थ यानी ये अर्थ का सरफेस है, वे बस इतने पे रहते हैं। तो इससे इसमें क्या होता है, जो अर्थ का जो सरफेस लेयर है उसको निकाल कर इनको टेक आउट कर लिया जाता है, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। डीप बोर्स जिसको कि शाफ्ट बोला जाता है, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, यानी ऐसे मिनरल जो कि बहुत गहराई में रहते हैं, इनके लिए शाफ्ट बनाया जाता है। वो इसको निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको जब इस मिनरल्स को जब निकालते हैं जो कि बहुत गहराई में रहता है, बहुत गहराई में, उसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। जो दोस्तों पेट्रोलियम होता है, जो नेचुरल गैस होते हैं, ये अर्थ सरफेस के बहुत नीचे पाए जाते हैं। तो डीप वेल्स बनाए जाते हैं, बोर किए जाते हैं इनको निकालने के लिए। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ड्रिलिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3.4 इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ड्रिलिंग किया जा रहा है, यहाँ से ऑयल निकाला जाता है। यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा, नॉर्मली ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म बोलता है, बोले जाते हैं इनको, ऑफशोर प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जब हम चलते हैं ना, जब हम नॉर्मली जब जैसे यूएस में भी जाओ, यूएस में आप एंट्री करोगे, बहुत सारा आपको ऑफशोर प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहाँ पे नेविगेशन करना, जो पैसेज प्लानिंग करना बहुत टफ होता है। ठीक है, क्योंकि हर कुछ ही डिस्टेंस मतलब बहुत नजदीक नजदीक वहाँ पे जो है कि ऑफशोर प्लेट ड्रिलिंग यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। अब ऐसे मिनरल जो कि सरफेस, जो अर्थ का सरफेस उसके जस्ट नियर रहते हैं, और उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, जस्ट उनको खन कर, मतलब यहाँ से डग आउट करके उनको निकाल दिया जाता है, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया किस प्रोसेस निकाला जाता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी जो मिनरल्स हैं वे किस प्रकार से, हम जानते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है अब हम यह देखते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, वे डिफरेंट टाइप के रॉक में पाए जाते हैं। कुछ इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, जबकि कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप सेम चीज मैं फिर बोलूंगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और आप क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी को पूरा पढ़ो। पूरा एक बेस से जब स्टार्ट करोगे तब चीजें समझ में आनी स्टार्ट होती है, नहीं तो नहीं आती। ठीक है, और अगर हर वर्ड जो है कि अब जैसे इग्नियस रॉक क्या होता है, इसको हम एवरी वीडियो का डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मिनरल्स जो है कि डिफरेंट टाइप के रॉक में पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जनरली दोस्तों जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन क्या होता है, जो लार्ज प्लेटूज होते हैं, यानी जो बड़े बड़े प्लेटू होते हैं दोस्तों, वे किसके बने होते हैं, वे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बने होते हैं। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इन्हीं लार्ज प्लेटू में पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन ओर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका। एग्जाम्पल्स है किसके, मिनरल्स के, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होता है वो होते हैं प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन, जिसमें क्या पाया जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन। ठीक है, यानी जो प्लेन्स होते हैं
और जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वे किसके बने होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक के बने होते हैं। इनमें क्या होता है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन पाया जाता है। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, यानी जॉर्जिया और यूक्रेन का जो मैग्नीज डिपॉजिट है, और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। कुछ एग्जांपल्स है किसके? नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम ये भी पाए जाते हैं किसमें? सेडिमेंट्री स्ट्रैटा में। अभी दोस्तों हमने ब्रीफ में देख लिया कि कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन सी रॉक फॉर्मेशन में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, यानी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब देखते हैं कि कंटिनेंट वाइज किस कंटिनेंट में कौन सा मिनरल कितना पाया जाता है। ठीक है, यानी कौन सा कंटिनेंट किस मिनरल के प्रोडक्शन में यानी कि लीडिंग है, यानी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया। ठीक है, एशिया कंटिनेंट जिसमें कि हमारा भारत भी लाई करता है। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो यानी जो दोस्तों जो चाइना है और जो हमारा भारत है ये इनमें बहुत सारा आयरन का डिपॉजिट है, यानी कि बहुत बड़े बड़े आयरन के डिपॉजिट से बहुत सारा आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन और डिपॉजिट। ठीक है, कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। यह जो कंटिनेंट है, जो एशिया कंटिनेंट है दोस्तों, यह वर्ल्ड का जो जितना टिन प्रोड्यूस होता है उसका आधा से ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एशिया में। ठीक है, और जैसे कि चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना हो गई, मलेशिया और इंडोनेशिया, यानी कि यहाँ पे चाइना हम देख सकते हैं कि चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया ये क्या है? लीड टिन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, वर्ल्ड में लीड के टिन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कंट्रीज हैं। चाइना आल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो चाइना जो है कि लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? लेड, एंटीमनी और टंगस्टन का। एशिया आल्सो है डिपॉजिट्स ऑफ, यानी जो एशिया है, एशिया में और किसके किसके डिपॉजिट्स हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के। अब दूसरे कंटिनेंट में आते हैं यूरोप में। ठीक है, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों जो यूरोप कंटिनेंट है वह लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का। ठीक है, यानी लीडिंग वर्ल्ड में आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? यूरोप है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, यानी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत बड़ा डिपॉजिट्स है आयरन ओर का, वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। अब इनका लोकेशन कहाँ पे है आप मैप में देख लेना। ठीक है, मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, lead, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो दोस्तों मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल के डिपॉजिट्स जो है कि यानी कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल जैसे मिनरल के जो जो डिपॉजिट्स हैं वे कहाँ पे पाए जाते हैं? ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया। ईस्टर्न यूरोप तो समझ में आ गया कि वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप समझ में आ गया। तो यूरोपियन रशिया क्या है? यानी ऐसा रशिया जो कि कहाँ पे आता है? यूरोप कंटिनेंट में आता है। किसमें? यूरोप कंटिनेंट में आता है। तो आप देखोगे दोस्तों जो रशिया है ना, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि एशिया में आता है, यानी एशिया कंटिनेंट में आता है, और यूरोप कंटिनेंट भी, आधा नहीं मतलब एशिया कंटिनेंट में भी इसका ज्यादातर पार्ट इसका एशिया कंटिनेंट में आता है और कुछ पार्ट्स इसके यूरोप कंटिनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है उरल। ठीक है, कुछ लोग इसको अरल भी बोलते हैं, URAL। तो अरल माउंटेन ही है जो कि रशिया को दो कंटिनेंट में डिवाइड करता है, एक यूरोपियन कंटिनेंट में, दूसरा एशिया कंटिनेंट में। ठीक है, और दोस्तों स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता, कोई भी मिनरल डिपॉजिट अभी तक वहाँ पे नहीं पाया गया है। अब दूसरे कंटिनेंट में आते हैं नॉर्थ अमेरिका। हमने एशिया देख लिया, यूरोप देख लिया, अब नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। तो दोस्तों जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, वे 3 जोन में पाए जाते हैं, यानी 3 जोन में लोकेटेड है। पहला जोन है द कनाडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, यानी जो ग्रेट लेक्स हैं इसके नॉर्थ का कनाडियन रीजन। दूसरा है द अपैलेचियन रीजन। तीसरा है द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ठीक है, अपैलेचियन रीजन कहाँ पे है? वो ईस्ट पे है। इधर देखोगे तो यहाँ पे है अपैलेचियन रीजन, अपैलेचियन माउंटेन्स। ठीक है, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइन इन द कनाडियन शिल्ड रीजन। ठीक है, और कोल इन द अपैलेचियंस रीजन, यानी कि आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर कहाँ पे माइन किए जाते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडियन
शील्ड रीजन में, और कोल्ड जो है अपैलेचियन रीजन में पाए जाते हैं। और वेस्टर्न कोर्डिलेराज है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। जो वेस्टर्न कोर्डिलेराज है दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ी डिपॉजिट है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर का। अब देखो यहाँ पे, इससे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखना इस चीज को। यहाँ पे क्या दिया है, पहले यहाँ पे दिया गया कि 3 जोन्स में पाए जाते हैं। एक कनाडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, यानी ग्रेट लेक्स जो है उसके नॉर्थ में जो रीजन है वो दिया। फिर दिया अपैलेचियन रीजन, अपैलेचियन रीजन हमने जान लिया यहाँ पे। तीसरा दिया माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, बट यहाँ पे क्या दिया कि कनाडियन शील्ड रीजन। तो दोस्तों जो कनाडियन शील्ड रीजन है, यानी कि ये सेम है, दी कनाडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, यानी कि जो नॉर्थ, जो कनाडियन शील्ड रीजन है ना, ये जो आपको दिख रहा है, जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये है हडसन बे। क्या नाम है इसका, हडसन बे। तो हडसन बे के सराउंडिंग वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको बोला जाता है कनाडियन शील्ड रीजन। ठीक है, तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर कहाँ पे पाए जाते हैं, कनाडियन शील्ड रीजन में। अब कोल कहाँ पे पाया जाता है, अपैलेचियन रीजन में। ये यहाँ पे देखोगे तो अपैलेचियन माउंटेन्स है, ठीक है, पूरा अपैलेचियन माउंटेन इसको बोला जाता है, जो ईस्टर्न पे, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्टर्न लाइन पे है, ईस्टर्न साइड पे। और वेस्टर्न कोर्डिलेरा, यानी जो वेस्ट के माउंटेन है दोस्तों, जो वेस्ट के माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्थ अमेरिका के जो वेस्ट के माउंटेन रेंजेस है, उनको बोला जाता है वेस्टर्न कोर्डिलेरास। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट है वो अलग है और वेस्टर्न कोर्डिलेरास अलग है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोर्डिलेरास में क्या पाया जाता है, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमने देख लिया, अब साउथ अमेरिका देखते हैं। तो दोस्तों जो ब्राजील है ना, ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में। वर्ल्ड में जब बात आती है कि सबसे हाई ग्रेड का आयरन ओर कहाँ पे मिलता है, तो नाम आता है ब्राजील का। यानी ब्राजील जो है कि हाई ग्रेड आयरन ओर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिली और पेरू भी जो है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, कॉपर के। ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। तो ब्राजील और बोलिविया जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके, टिन के। साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। तो दोस्तों साउथ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं किसके, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस और डायमंड, यानी कि बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स ऑयल कहाँ पे पाया जाता है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में। अब आते हैं अफ्रीका कंटिनेंट पे दोस्तों। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जैसे अफ्रीका में भी, ऐसा नहीं कि अफ्रीका में रेगिस्तान है तो वहाँ पे कोई रिसोर्सेज पाए ही नहीं जाते, तो अफ्रीका में भी दोस्तों बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब देखो अफ्रीका कंटिनेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, डायमंड का, गोल्ड का और प्लेटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। तो दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है, यानी अफ्रीका कंटिनेंट में जो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे और जो जायरे है, ये लार्ज पोर्शन प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड के गोल्ड का। ठीक है, दी अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में अदर मिनरल्स हैं वे कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट है। और दोस्तों अफ्रीका में ऑयल भी पाया जाता है, कहाँ पे, नाइजीरिया में, लीबिया में और एंगोला में। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट पे। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है दोस्तों, वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। यानी विश्व में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ऑस्ट्रेलिया। इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया वह लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड में का भी, डायमंड, आयरन ओर और टिन और निकल का भी। यानी यहाँ पे भी गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकल काफी पाए जाते हैं। इट इज आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। और यहाँ पे भी कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज भी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। से कैलगुरली एंड कुलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। तो जो कैलगुरली और कुलगार्डी एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट है गोल्ड के। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है ये रीजन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है कालगुरली और कुलगार्डी एरिया जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे लार्जेस्ट बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट हैं गोल्ड के। यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो डिपॉजिट है वो कालगुरली और कुलगार्डी रीजन में है। अब आते हैं अंटार्कटिका। एक
मन में आता है कि अंटार्कटिका तो पूरा आइस है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। तो दोस्तों जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी है ना, सफिशिएंटली वेल नोन है कि यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जाता है बहुत सारे वैरायटी के मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कुछ तो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में है वहाँ पे। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांस-अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फॉरकास्टेड। अब पहले सबसे पहले देखते हैं ट्रांसार्कटिक माउंटेन्स वाला एरिया कहाँ पे है अंटार्कटिक कंटिनेंट पे, और जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स है ईस्ट अंटार्कटिका में वो कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते, ये है अंटार्कटिका कंटिनेंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक माउंटेन, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, यहाँ से ऐसे ऐसे माउंटेन रेंजेस रन करती हैं पूरी, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है। तो एज वाला जो माउंटेन रेंज है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। बहुत दूर तक ये काफी फैली हुई है। यहाँ से जाओगे आप देखोगे ना, पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे पूरी फैली हुई है। तो ये है ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स। और यहाँ पे देखोगे कुछ स्कैटर्ड माउंटेन रेंजेस हैं, जिसको बोला जाता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। यानी हमने देख लिया कि ये अंटार्कटिका कंटिनेंट है, तो यहाँ पे जो रेंजेस रन कर रही हैं ये है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। और यहाँ पे कुछ रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जिसको बोला जाता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। ये इधर है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, ये ईस्ट अंटार्कटिका में है। ये वेस्ट अंटार्कटिका, ये इधर ईस्ट अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रेडिक्ट किया गया कि जो ट्रांस अंटार्कटिक रीजन है या ट्रांस अंटार्कटिक जो माउंटेन्स है और ईस्ट अंटार्कटिका का जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स है, यहाँ पे काफी मात्रा में डिपॉजिट्स हैं किसके? कोल के। तो दोस्तों अंटार्कटिका में आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी प्रेजेंट हैं कॉमर्शियल क्वांटिटीज में। अभी आगे हम समझेंगे कॉमर्शियल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल्स के यूज, अभी हमने देख लिया मिनरल्स कहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं कि मतलब सारे कंटिनेंट्स में। अब इसका यूज क्या होता है? तो दोस्तों जो मिनरल्स होते हैं इनका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। जैसे मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड, यानी ऐसे मिनरल्स जिनका यूज जेम्स के लिए किया जाता है, वे यूजली बहुत क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जेम्स यानी कि जो जवाहरात होते हैं, जो ज्वेलरी होती हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए इनको डिफरेंट स्टाइल में सेट किया जाता है, बनाया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। तो दोस्तों कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसका यूज कॉइन से लेकर पाइप तक किया जाता है, मतलब कॉइन से लेकर पाइप बनाया जाता है किसका? कॉपर का। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। जो सिलिकॉन होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, जो कि किससे ऑब्टेन किया जाता है? क्वार्ट्ज से। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इसको इसके ओर बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है, और इसका यूज ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, एयरप्लेन्स में किया जाता है, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, बिल्डिंग में किया जाता है, और यहाँ तक किचन कुकवेयर में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल आता है, एल्यूमिनियम फॉयल, हिंदी में एल्यूमिनियम को जस्ता बोलते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉयल नॉर्मली कोई भी फूड आइटम होता है कवर करने के लिए हमेशा एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम का काफी यूज है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अब देखते हैं मिनरल का कंजर्वेशन, इसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो दोस्तों जो मिनरल्स हैं वे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इसको बनने में कई हजार साल लगते हैं इसके फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन में, ठीक है। यानी जो मिनरल्स होते हैं इसके फॉर्मेशन में और कंसंट्रेशन में कई हजार साल लगते हैं। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals। तो दोस्तों जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी जिस रेट पे मिनरल्स बन रहे हैं, जिस रेट पे मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं, वह कहीं बहुत ज्यादा है कंपेरिजन देन जिस रेट पे ह्यूमन इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मेशन जो रेट है दोस्तों, फॉर्मेशन जो रेट है वो बहुत कम है कंपेरिजन देन जिस रेट से ह्यूमन इसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो दोस्तों यह बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है कि जो माइनिंग के प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करना। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। तो दोस्तों रिसाइलिंग एक दूसरा वे है जिसमें कि मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि रीयूज करना, रिड्यूस करना, फिर उसको रिसाइकल करना, एक वे में उसको करना। इससे क्या होगा कि जो वेस्टेज होगा कम होगा। तो मिनरल्स को इस वे में भी कंजर्व किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट
पार्ट में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में।